हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा आप सभी स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया, जो आपके 1 फरवरी को फिजिक्स का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वे आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के चले जाइएगा। ये आपके एग्जाम में 98% चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप उस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते। तो आइए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, विभवांतर तथा ईएमएफ में अंतर लिखे। विभवांतर तथा ईएमएफ में अंतर लिखे। तो विभवांतर और ईएमएफ में निम्नलिखित अंतर होता है। सबसे पहला कि विभवांतर आवेशित करते समय विभवांतर ईएमएफ से अधिक तथा अनावेशित करते समय विभवांतर जो होता है ईएमएफ से कम होता है। जबकि विद्युत वाहक बल में सेल को अनावेशित या आवेशित करते समय विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, विभवांतर विद्युत परिपथ भंग होने पर बाह्य परिपथ का विभवांतर शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत वाहक बल में विद्युत परिपथ भंग होने पर यह शून्य नहीं होता है। तीसरा, यह बाह्य परिपथ में लगी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत वाहक बल परिपथ के अवयवों पर निर्भर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनंत लंबाई वाले धारा युक्त तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। एक अनंत लंबाई वाला तार युक्त तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने बोल रहा है। तो माना कि एक्स वाई अनंत लंबाई का तार है, माना कि एक्स वाई जो है अनंत लंबाई का तार है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये जो एक्स वाई है अनंत लंबाई का तार है, जो कि किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, एंगल थीटा 1 और वाई के साथ एंगल थीटा 2 बना रहा है। और ओसी बराबर एल दे रखा है, ओपी बराबर ए दे रखा है और पीसी बराबर स्मॉल आर दे रखा है। तो धारा वाई अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र यानी जो डीबी होगा वो बराबर होगा μ0/4π/I sin phi/r² के होगा। तब त्रिभुज PCO में साइन फाई बराबर होगा A/r के और कोस थीटा बराबर होगा A/r के। तो साइन फाई बराबर हो गया कोस थीटा, ये दोनों बराबर होगा A/r के, इसलिए r बराबर होगा A डिवाइडेड बाई कोस थीटा, या बराबर होगा A सेक थीटा, क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो ए बाई कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, A सेक थीटा में। और पुनः डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुनः टेन थीटा बराबर है L/A के, तो L बराबर होगा A टेन थीटा के। दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dl/d थीटा A सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो dl बराबर हो जाएगा A सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से dv बराबर हो गया μ0/4π/I a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कट गया, a से a स्क्वायर को क्या किया, एक a को काटा तो एक a नीचे की ओर बच गया, यानी dv बराबर हो गया μ0/4π/I कोस थीटा इंटू d थीटा अपॉन a। सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी उसका इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर होगा μ0/4π इंटू आई अपॉन ए, इंटीग्रेशन लेंगे -θ1 से θ2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा इंटू डी थीटा। जब इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि b बराबर होगा μ0/4π इंटू आई अपॉन ए इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1। अब एक बात बताइए, अनंत लंबाई के तार के कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी θ1 बराबर होगा θ2, दोनों बराबर होगा 90 डिग्री के। देयरफॉर B बराबर होगा μ0/4π इंटू आई अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी दोनों जगह पे 90 डिग्री पुट कर दीजिए तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1।
यानी b बराबर हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई 1+1 अपॉन ए, जो कि फाइनली क्या हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू टी 2 आई अपॉन ए। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो b बराबर हो गया म्यू नोट आई अपॉन 2 इंटू ए। इसलिए देयरफॉर अनंत लंबाई वाले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो b बराबर होगा म्यू नोट आई अपॉन 2a, या बराबर होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 लक्षणों का उल्लेख करें। कि विद्युत चुंबकीय तरंग के जो 4 क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के निम्न लक्षण है। पहला, या अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। दूसरा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निम्न व्यंजक से प्राप्त होती है। निर्वात में अगर हमें विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल हमें प्राप्त होता है c बराबर 1/√√ म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तीसरा है, किसी माध्यम में इनकी चाल जो होती है वो भी बराबर होते हैं 1/√√ म्यू इंटू ई से प्राप्त होता है, जहां म्यू तथा ई क्रमशः माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता होती है। म्यू तथा ई क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता होती है। चौथा पॉइंट, ये तरंगे ऊर्जा तथा संवेग का क्या करती है, वहन करती है। ये तरंगे ऊर्जा तथा संवेग का क्या करती है, वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 27, संधारित्र के लिए स्थैतिक ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। संधारित्र के लिए स्थैतिक ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें तो किसी चालक को अनावेशित से आवेशित करने में किया गया कार्य को ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक के अनावेशित से आवेशित करने में किया गया कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संचित होता है। माना कि किसी संधारित्र को भी विभवांतर पर dq आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य जो होगा वो dw बराबर होगा v इंटू dq, और हमको पता है कि v बराबर होता है q अपॉन c के, तो dw बराबर हो गया q अपॉन c इंटू dq। अब क्या करेंगे, अनावेशित से आवेशित कार्य करने में कार्य जो होगा इंटीग्रेशन ले लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर होगा 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू dq, और इसका लिमिट जो लेंगे 0 से q लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर हो गया w 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू dq q स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 से q के बीच में लेंगे, इसलिए w बराबर हो गया 1/2c इंटू q स्क्वायर। देयरफॉर w बराबर हो गया q स्क्वायर अपॉन 2c। यही कार्य जो है संधारित्र की स्थैतिक ऊर्जा के रूप में क्या है, संचित होती है, जिसे v से सूचित किया जाता है। देयरफॉर v बराबर हो गया q स्क्वायर अपॉन 2c, या इसी को बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ cv स्क्वायर, या बराबर लिख सकते हैं इसको हाफ ऑफ q इंटू v के बराबर लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवहन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करें। संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करें। जैसा कि चित्र में ए बी एक क्या है, चालक है जिसकी लंबाई l लिया गया तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। इसमें सेल से द्वारा प्रवाहित की जा रही, इसमें सेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, धारा प्रवाहित किया जा रहा है, करंट प्रवाहित किया जा रहा है, जिसकी दिशा ई की गति की दिशा से क्या है, विपरीत है। जिसकी दिशा ई की गति की दिशा से क्या है, विपरीत। आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर है, जबकि ई का डायरेक्शन किधर है, इधर है। ए बी एक क्या लिया गया है, ए बी एक अनुप्रस्थ काट है जिसका क्षेत्रफल कितना लिया गया, एरिया ए लिया गया है। ठीक है, तो इस पे जब धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो बी से ए तक आने वाले इलेक्ट्रॉन में लगा समय जो होगा t बराबर होगा l अपॉन v इंटू डी। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का क्या होता है, प्रवाह होता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रवाह हो रहा है। माना n इलेक्ट्रॉन घनत्व, देयरफॉर 1 मीटर क्यूब आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर एल्यूमिनियम मीटर क्यूब आयतन में NaL इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर N इंटू AL इंटू E। अतः चालक से प्रवाहित कुल धारा जो होगा वो I बराबर होगा Q अपॉन T के। तो फर्स्ट तथा सेकेंड से I बराबर हो गया N इंटू A इंटू L, A एरिया, L क्या है, लेंथ है, इंटू E इंटू VD अपॉन L। तो L आपस में क्या हो गया, कट गया, तो I बराबर हो गया NaE इंटू V इंटू D होगा। यही इसका क्या होगा, करंट का। आइए क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में आरएमएस मान के लिए व्यंजक ज्ञात करें। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में आरएमएस मान के लिए व्यंजक ज्ञात करें।
तो माना कि dt समय से किसी प्रतिरोधक से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तब उत्पन्न ऊष्मा जो होगी dH वो बराबर होगा I स्क्वायर R इंटू डी के बराबर होगा। और हमको पता है कि I बराबर होता I नोट इंटू साइन ओमेगा टी, तो DH बराबर हो जाएगा I नोट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R इंटू डी। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच बराबर होगा आई नोट स्क्वायर इंटू आर, इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। तो एच बराबर हो गया आई नोट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से टी। अब जब उसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन लगाना है, यानी एच बराबर आई स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी के बीच में इंटीग्रेशन 0 से टी कोस 2 ओमेगा डी टी। अब हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टी आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी कोस 2 ओमेगा डी टी को सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 0 आएगा। तो यानी एच बराबर हो गया आई स्क्वायर आई नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। डीसी द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा होगी यानी एच जो होगा वो बराबर होगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आई नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 बराबर है आई नोट आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर टी। तो आर टी से आर टी क्या हो गया, कट गया, तो आई आर एम एस बराबर होगा आई नोट अपॉन रूट टू, आई नोट अपॉन रूट टू। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 30। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इनके शर्तों को लिखे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो प्रकाश की किरणें पूर्णतः सघन माध्यम में वापस लौट आती है, तो प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो प्रकाश की किरणें पूर्णतः सघन माध्यम में वापस लौट आती है, तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके दो आवश्यक शर्त है, पहला आपतन कोण का जो मान होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, दूसरा किरणें जो होनी चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कारण तथा निवारण को लिखे। दृष्टि जो जब निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है जिसके कारण हम उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, इसी क्षमता में जो ह्रास को ही हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जब निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है जिसके कारण हम उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, इसी क्षमता में जो ह्रास हुआ है उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं उसको, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, और एक होता अबिंदुकता। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहेंगे। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, उस दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहेंगे। इसका कारण यह है कि जो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना तथा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला होना जाना। और जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसको उत्तर लेंस से उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है तथा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। और निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तीसरा दोष जो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होती है, नेत्र लेंस की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है तथा समंजन क्षमता घट जाती है। इसका निवारण के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होती है कि नेत्र की वक्रता त्रिज्या में क्या होती है, अनियमितता आ जाती है। इसका निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका उत्तर होगा जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो यह वायु के कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है तथा रेले के नियमानुसार छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। चूंकि लाल वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण की तरंगदैर्घ्य कम होती है तथा इसका प्रकीर्णन अधिक प्रबलता से होता है, परंतु नीले रंग से भी अधिक प्रकीर्णित होने वाली प्रकाश बैगनी किरण बैगनी है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और हमारी आंखें नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राहित होती है, इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन को आप रट के चले जाइएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन तथा ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का सूक्ष्म कणों द्वारा अपशोषित होकर पुनः सभी दिशाओं में फैलने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहेंगे कि प्रकाश का सूक्ष्म कणों द्वारा अपशोषित होकर पुनः सभी दिशाओं में फैलने की घटना को ही प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कारण हमारे वायुमंडल में निम्न घटनाएं होती है। पहला, आकाश का रंग नीला होता है। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, रक्त वर्ण का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण। दूसरा, ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। ध्रुवन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रकाश किरण में वैद्युत सदिशों के कंपन को एक दिशा या एक तल में सीमित कर दिया जाए, तो उसे प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। इससे प्रकाश की प्रकृति का पता चलता है तथा अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि निर्विवाद रूप से हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें कैसा प्रतीत होता है, रक्त के रंग का प्रतीत होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूस्टर का नियम लिखे, अपवर्तनांक तथा ब्रूस्टर के कोणों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ब्रूस्टर का नियम कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर होता है 10 IP के। तो ध्रुवन की स्थिति में अपवर्तित तरंग तथा प्रावर्तिक तरंग परस्पर लंबवत होते, इसलिए IP प्लस R बराबर होगा π/2, जहां R क्या है, आपतन कोण है। तो स्नेल के नियम से हमको पता है कि म्यू जो होता है वो बराबर होता है sin IP अपॉन sin R। तो म्यू बराबर हो गया sin IP, sin R को लिख दिए π/2 माइनस IP, क्योंकि यहाँ पर हम देखे हैं कि IP प्लस R बराबर होता है π/2 के, तो IP क्या होगा, π/2 माइनस R। चूंकि R का वैल्यू पूछ रहा है तो R क्या होगा, π/2 माइनस IP पुट कर दिए, तो म्यू बराबर हो गया sin IP अपॉन कोस IP। अब पता है कि sin थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा होता है, इसलिए म्यू बराबर होगा tan IP के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। ऑप्टिकल फाइबर वैसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशिक संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए निम्न दो उपयोग है। पहला, प्रकाशिक संकेत को बिना क्षय के स्थानांतरण में। दूसरा, आंतरिक अंगों के अवलोकन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर किसको कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर ऐसा युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशिक संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए निम्न दो उपयोग है। पहला, प्रकाशिक संकेत का बिना क्षय के स्थानांतरण में। दूसरा, विद्युत आंतरिक अंगों के अवलोकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जनों के नियमों को लिखिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश किरणों के प्रभाव द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की घटना को प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा प्राप्त धारा को प्रकाश का विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन के नियम को निम्नलिखित है। पहला, धातु के सतह से एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। दूसरा, धातु के इलेक्ट्रॉन फोटोन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का व्यय दो रूपों में करती है। इसका कार्यफलन क्या है, गतिज ऊर्जा के रूप में hν बराबर होगा W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और V बराबर है V0 के, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 0। देयरफॉर HV0 बराबर होगा W0 प्लस 0, तो W0 बराबर हो गया H इंटू μ0, चूंकि V है तो μ0। ठीक है, तो फर्स्ट से HV बराबर हो गया HV0 प्लस K मैक्सिमम, तो K मैक्सिमम बराबर हो जाएगा H इंटू V माइनस V0। इसे ही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, जो संभव नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता। अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता। और नेक्स्ट पॉइंट है यह एक तात्क्षणिक अभिक्रिया, या एक तात्क्षणिक अभिक्रिया। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु की एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम है। इसमें 5 मुख्य श्रेणियां होती है जिनकी अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है। इनकी तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो 1/λ जो होता है वो बराबर होता है R इंटू 1/NF² माइनस 1/NL², जहाँ आर क्या है, रीडवर्ग नियतांक है जिसका वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर होता है। इस स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां होती है जिसमें लाइमन श्रेणी यानी 1/λ बराबर R इंटू 1/1 माइनस 1/n², जहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, 2, 3, 4 होगा। बामर श्रेणी क्या होती है, जहां पर 1/λ बराबर होगा R इंटू 1/2² माइनस 1/n², जहां पर n का वैल्यू 3, 4, 5 होगा। पासेन श्रेणी किसको कहते हैं, जहां पर 1/λ बराबर होगा R इंटू 1/3² माइनस 1/n², जहां पर n का वैल्यू 3 से ज़्यादा मतलब 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट श्रेणी मतलब 1/λ बराबर होगा R के, जहां पर 1/4² माइनस 1/n², जहां पर n 5, 6, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। फुंड श्रेणी किसको कहते हैं, जहां पर 1/λ बराबर होगा R इंटू 1/5² माइनस 1/n², जहां पर n का वैल्यू 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। लेजर किरणों के 2 विशेषताओं को लिखे। लेजर किरणों की 2 विशेषताएं निम्नांकित है। या पहला, या एक ही तरंगदैर्ध्य की होती है तथा इनकी ऊर्जा काफ़ी होती है, या एक ही तरंगदैर्ध्य की होती है तथा इनकी ऊर्जा काफ़ी होती है। दूसरा, इसकी सहायता से होलोग्राफी की जाती है तथा यह बिना फैले काफ़ी दूरी तक जाती है। तो लेजर किरण की 2 विशेषता क्या है, या एक ही तरंगदैर्ध्य की होती है और इनकी ऊर्जा क्या होती है, काफ़ी होती है। दूसरा, इसकी सहायता से होलोग्राफी किया जाता है तथा यह बिना फैले काफ़ी दूर तक क्या होता है, जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तन तथा व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? विवर्तन क्या होता है, किसी अवरोध की किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। जब तरंगे अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ती है तथा ज्यामितीय छाया में फैल जाती है तो इसे ही क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जबकि व्यतिकरण किसको कहते हैं, 2 कलाबद्ध स्रोतों से उत्पन्न होने वाली प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? एंड और नॉट नेंड नॉर गेट का बुलियन व्यंजक प्रतीक तथा उसका सत्यता सारणी को लिखिए। तो लॉजिक गेट ऐसी अंकीय परिपथ जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। व्यापक रूप में उपयोग होने वाले कुछ गेट निम्नांकित है, जिसमें पहला और गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा a + b = y, जिसका प्रतीक इस तरीके का होगा। सत्यता सारणी ABY 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है। नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a + b का बार के रूप में होगा। सत्यता सारणी ABY 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0। इसका प्रतीक जो होगा, इसका जो डायग्राम होगा वो आपका इस तरीके का होगा। ठीक है। नॉट गेट किसको कहते हैं, जिसका बुलियन व्यंजक होगा y बराबर होगा a का बार का, जिसका डायग्राम आपका यहाँ पे प्रतीक के रूप में दिखाया गया। इसका सत्यता सारणी AY 0 Y1 A0 तो A1 तो Y0। ये किसका है, नॉट गेट का है। एंड गेट का जो प्रतीक होगा वो बेसिकली ऐसा हो, वो प्रतीक जो होगा वो ऐसा होगा जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया। इसका जो बुलियन व्यंजक होगा y बराबर होगा a इंटू बी के होगा। सत्यता सारणी इसका क्या है कि ABY, अगर A0 B0 तो y भी 0, A0 B1 तो y भी 0, A1 B0 तो y भी 0, A1 B1 तो y भी 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लेना है। नंड गेट क्या कहता है, NAND गेट क्या कहता है, इसका जो होगा y बराबर होगा a इंटू बी का बार होगा, जैसा कि फिगर में क्या किया गया, दिखाया गया। इसका प्रतीक ऐसा होगा। अब चूंकि A0 होगा B0 होगा तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, लेकिन उसका बार 1 होगा। A0 B1 तो y भी 1, A1 B0 तो y 1, A1 B1 तो y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अर्धचालक क्या है, N और P टाइप अर्धचालक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक वैसे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं तथा अधातुओं के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन,
जर्मेनियम। एन टाइप अर्धचालक किसको कहेंगे? जब अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इन्हें पंच संयोजी अशुद्ध परमाणुओं PSSBBI के साथ डोपिंग कराया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते। इसमें मुख्य धारा वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप अर्धचालक किसको कहते? अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए जब इन्हें त्रिसंयोजी अशुद्ध परमाणुओं के साथ डोपिंग किया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन भी क्या है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख के चले जाइएगा। लेंस मेकर सूत्र सत्यापित करें, इसका भी लेंस मेकर का जो फॉर्मूला है इसको भी आप क्या करके चले जाइए, याद करके चले जाइए। इसका थ्योरम देख के चले जाइए कि इसका प्रूफ किस तरीके है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, ऊर्जा पद्धति के सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा अचालक को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयन मंडल क्या करता है? रेडियो प्रसारण में इसका उपयोग बताए। तो आयन मंडल जो होता है, वायुमंडल का वह भाग जहाँ गैसें आयनीकृत रूप में होती है उसे ही आयन मंडल कहा जाता है। रेडियो प्रसारण में इस भाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यहीं से रेडियो तरंगें टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे रेडियो प्रसारण क्या हो जाता है? सुलभ हो जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोषों को लिखिए। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के निम्नलिखित दोष थे: परमाणु का स्थायित्व के संबंध में, स्पेक्ट्रम के संबंधी में था। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को आप खुद से करके क्या करिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रेंज से उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी आप थ्योरम देखकर चले जाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप क्या करके चले जाइए, देख कर चले जाइए। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोषों को लिखिए, ये मैं आपको बता देता हूं। परमाणु का स्थायित्व के संबंध में, यानी विद्युत चंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की चाल घटती है तथा आकर्षण के कारण उसकी गति सर्पिल पथ की होती है एवं या नाभिक में गिर जाता अथवा परमाणु अस्थायी हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। स्पेक्ट्रम संबंधी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन में उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम सतत होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा सतत रूप से घटती है, परंतु प्रयोग से प्राप्त स्पेक्ट्रम असत्य होता है। ठीक है, असतत होता है। हाइंगेस के द्वारा सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब आप अपने एग्जाम में जाने से पहले ये सब क्वेश्चन को देख के चले जाते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको इस वीडियो का PDF चाहिए, इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस PDF को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते। और मेरे चैनल को भी साथ ही साथ मेरे चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर भी उत्सव मैथ्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, प्रेशर नहीं लीजिएगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए ऐसी कामना करता हूँ।